इलेक्ट्रिक फील्ड। आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे और एमडी कैट और ई कैट का जो ये चैप्टर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे के चैप्टर्स आपने समझने हैं ना, तो इस ही चैप्टर की मदद से आप समझ सकते हो। अच्छा, काम क्या करना है, देखो पूरा चैप्टर करेंगे। आज से पहले अगर ज़िंदगी में कभी इस चैप्टर को खोल के भी नहीं देखा तो कोई मसले की बात नहीं है, जस्ट ये एक वीडियो देख लेना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बेसिक आ जाएगी, फाउंडेशन बन जाएगी इस चैप्टर की। अच्छा, एक इस तरह की कॉपी ले लो, ठीक है। जो मैं ये लेक्चर करा रहा हूँ पूरा का पूरा नोट कर लेना, सारी चीज़ें लिख लेना, क्योंकि देखो जब आपका टेस्ट करीब आ जाएगा ना एमडी कैट का या ई कैट का, तो आप दोबारा लेक्चर नहीं लोगे, अपने नोट्स को खोल के चेक करोगे और आपका रिवीजन डन हो जाएगा। जो लेक्चर आप अभी 1-1.5 घंटे में ले रहे हो ना, रिवीजन आप जस्ट 15-20 मिनट में कर लोगे। सही है, तो आपने नोट्स ज़रूर बनाना है और मुझे भेजना है। कौन कौन से टॉपिक हैं बराबर में चल रहे हैं आप लोग देख लेना। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, उसके बाद टॉपिक शुरू करते हैं कि भाई अगर आप जो है वो हमारे ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हो तो उसकी फ़ीस 4,500 रुपये है पूरे साल के लिए। पूरे साल में जस्ट एक बार देनी है। इसमें आपको पास पेपर, MCQs बुक्स, हमारी खुद की लिखी हुई तमाम सब्जेक्ट की, मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सारी मिलेंगी। इसके अलावा आपको लेक्चर्स, लाइव सेशन, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, फॉर्म, सब कुछ मिलेगा ग्रुप के अंदर। ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, अच्छी वहाँ पर भी आपकी तैयारी इंशाल्लाह हम करा देंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले समझ लो व्हाट इज़ चार्ज, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। आपको पता है कि भाई आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन, जैसे कि आप प्रोटॉन ले लो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन होता है आपके पास नेगेटिव चार्ज। अब देखो चार्ज तो आपके पास यहाँ पर आ गए, अब चार्ज के अंदर भी बहुत सारे फिनोमिनास हैं जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। सही है, चार्ज। अब चार्ज की बेसिक हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आप देख लो इस तरह से आपको मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरह से मिलेगा। अब नेगेटिव चार्ज में क्या हो रहा होता है पॉजिटिव चार्ज में, इसको समझते हैं। देखो भाई अगर आपका चार्ज जो है वो नेगेटिव है तो इसमें जो फील्ड लाइन है, जो आपकी फील्ड लाइन है, अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझा दूंगा, तो जो आपकी फील्ड लाइन है वो इन्वर्ट होंगी, इन्वर्ट अंदर की तरफ आ रही होंगी। यानी अगर कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो वो अंदर की तरफ आ रही होगी और इन्वर्ट डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और हाँ, स्ट्रेट लाइन में आप इसे ड्रॉ करोगे, इस तरह से अंदर की तरफ आ रही होंगी फील्ड लाइन। सही है, अंदर की तरफ। अच्छा, इसको आप मज़ीद बेहतर समझना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो इन्वर्ट, पूछ लिया जाता है ये चीज़, इन्वर्ट, और इसको हम पढ़ते हैं कन्वर्ज। कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब क्या है, एक जगह आके सारी जमा हो रही हैं। देखो दूर दूर से जहाँ से भी फील्ड आ रही थी सारी क्या हो रही है, इस चार्ज के ऊपर आकर जमा हो रही है, इसके करीब आ रही है। अब पॉजिटिव चार्ज इसका अपोजिट होगा, इससे क्या होगा, फील्ड लाइन निकल रही होगी, बाहर की तरफ जा रही होगी। जैसा कि इसमें अंदर की तरफ आ रही थी तो इसमें बाहर की तरफ जा रही हैं। समझ में आया? देखो कॉन्सेप्ट का फील लो, नेगेटिव चार्ज है अपनी तरफ फील्ड को बुला रहा है, पॉजिटिव चार्ज है अपनी तरफ से फील्ड को निकाल रहा है। सही है, तो ये बात क्लियर हुई। तो इसमें अगर इनवर्ट है तो इसमें क्या हो गया आपके पास, आउटवर्ड, आउटवर्ड, आउटवर्ड हो गया, और डाइवर्ज, डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब दूर जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से दूर जा रही हैं। चलो यहाँ तक कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हुआ। अब ज़रा मेरे भाइयों और बहनों बात सुनो, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इनका आपस में क्या फिनोमिना हो रहा है। देखो बेशक दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स कभी कभार अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। वो कैसे याद रखना है, इस बात को सुनो। देखो अगर सेम चार्ज हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सिव होगी फोर्स, रिपल्सिव फोर्स होगी, ठीक है, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल। देखो ये क्या कर रहा है, बाहर की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है। जब ये दोनों एक दूसरे की फील्ड में आएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव होने की वजह से एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, दूर चले जाएंगे। आया कॉन्सेप्ट का फील? हाँ, यही कॉन्सेप्ट था कि भाई देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, होना तो ये चाहिए था, करीब आ जाने चाहिए थे, एक जैसी चीज़ें हैं, नहीं, क्योंकि देखो एक जैसी चीज़ों को आप एक साथ करके रख देते हो ना,
एक जैसी किताब है, एक जैसी कॉपी है एक साथ, एक जैसे कपड़े हों तो आपको गेम शो में वो भी मिल सकती है बाइक, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर एक जैसे चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये दूर जाएंगे एक दूसरे से। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। तो ये क्या हो गया, रिपेल, रिपेल। अच्छा, और हाँ, फील्ड लाइन देख लो किस तरह बनाई है, आउटवर्ड डाइवर्ज हो रही है, बाहर की तरफ है। अब अगर यही नेगेटिव नेगेटिव हो जाए तो, यही नेगेटिव नेगेटिव हो जाए तो सेम काम होगा, रिपेल ही होगा, मगर फील्ड लाइन इनवर्ड आ जाएगी, बस इतना सा फर्क आएगा। ये छोटा सा फर्क याद रखना। अच्छा, एक बात याद रखना, एमडी कैट ई कैट में आपको डायग्राम्स नहीं मिलेंगी, वो आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट वर्डिंग में देंगे, कहेंगे दो सेम चार्जेस हैं, रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, तो आप इजीली बता सकते हो सेम है तो रिपेल करेंगे। अच्छा चलो देखो, अगर अपोजिट हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, बात क्लियरिटी में है, अट्रैक्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट आया, समझ आई बात, फील हो गया। चलो भाई आगे आ जाओ। कूलम्स लॉ। अब जब ये सब फिनोमिना हो रहा था, अब ये क्यों फिनोमिना हो रहा है, क्योंकि फोर्स लग रही है ना आपस में एक दूसरे पर। तो कूलम लॉ ने क्या किया, यानी कूलम साइंटिस्ट था हमारे पास एक, उसने क्या किया, जो ये फोर्सेस लग रही हैं ना, इसके ऊपर एक फॉर्मूला दिया और इसकी कैलकुलेशन को हमारे लिए आसान बनाया। एक बात याद रखना, ये जो कूलम लॉ का फॉर्मूला है ना, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए है, इसमें वेरिएबल फोर्स का कोई भी फिनोमिना भी नहीं है। फोर्स हमेशा कांस्टेंट निकलेगी, इसमें वेरिएबल नहीं होगी। अगर वेरिएबल आ गया तो फिर इंटीग्रेशन आ जानी है, बात आगे चली जाएगी। आपको आसान पढ़ाया जाता है, कांस्टेंट के लिए पढ़ाया जाता है। सही बात, ये याद रख लेना, कांस्टेंट फोर्स होती है इसमें। तो जब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो फोर्सेस लग रही हैं, फोर्सेस आ रही हैं। तो उन्हीं फोर्सेस को बताने के लिए, उन्हीं फोर्सेस को मेजर करने के लिए हमारे पास कूलम भाई साहब आए और उन्होंने लॉ दिया, उन्होंने इसके बारे में हमें बताया। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर फोर्स अट्रैक्टिव होगी तो आपके पास जो फोर्स निकालोगे ना आप, वो नेगेटिव में आएगी, सही है, और अगर फोर्स रिपल्सिव होगी तो वो पॉजिटिव में आएगी। अभी मैं उसकी आपको वजह भी बता दूंगा, कॉन्सेप्ट का फील दिला दूंगा। चलो आगे आ जाओ। अच्छा, कूलम लॉ से जो आप फोर्स निकालते हो उसको 3 नामों से बुला सकते हो या ज़्यादा भी हो सकते हैं। कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये फोर्सेस कहकर आप इन्हें बुलाओगे, सही है। आपको बहुत जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा हुआ मिलेगा, बहुत जगह मैं कूलम फोर्स भी कहूँगा, या बहुत जगह मैं इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहूँगा। उससे उन सब का मुराद ये एक फोर्स, सिंगल फोर्स ही है और अलग अलग बातें नहीं हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम फैज़ है, कोई मुझे प्यार से जो है वो फैज़ ही बुलाता है भाई, सही है। तो एक बंदे को प्यार से भी मुख्तलिफ नामों से बुलाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम पूरा फैज़ुर रहमान है, तो अगर कोई रहमान कह के भी मुझे बुलाए तो शायद मैं पहचान जाऊँगा कि मुझे ही बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात समझना। हाँ, वो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम का चक्कर हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर आओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट समझो। देखो, चार्जेस तो आपने देख लिए एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं। अच्छा, चार्जेस को रिप्रेजेंट क्यू से किया जाता है। अब यहाँ पर इसको ज़रा स्टडी करते हैं, आ जाओ। अब देखो, आपके पास 2 चार्जेस हैं, एक है आपके पास Q1 जो कि नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ नेगेटिव लगा दिया। Q2 जो कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सही है। देखो, 2 चार्जेस के दरमियान फोर्स उनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज में मैग्नीट्यूड होगा, यानी जितना ज़्यादा चार्ज की वैल्यू होगी, फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी। बात क्लियर है ना। देखो, जितना ज़्यादा आप दूध डालोगे चाय में, दूध पत्ती उतनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग बनेगी, है ना। इसी तरह से जितना ज़्यादा आपके पास चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, क्वांटिटी, तो जितना ज़्यादा चार्ज की क्वांटिटी होगी उतनी ही फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी। डायरेक्ट रिलेशन है। देखो, यहाँ से आपको बात भी समझ में आ रही है कि F डायरेक्टली है चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, मगर प्रोडक्ट, चार्ज का प्रोडक्ट भी ले लेना। देखो ये लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। ये वर्ड याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस। बात क्लियर है डी भाई। Q1 Q2 कह दिया मैंने, ये चार्ज Q1 Q2 विजुअलाइज भी कराऊंगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा, टेंशन नहीं लेना। अच्छा, अब जितना एक दूसरे से दूर होंगे फोर्स उतनी ही कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी।
सही, अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स कम हो जाएगी। अभी मैं ज़रा बताता हूँ। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और हाँ डिस्टेंस का स्क्वायर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस से क्या मुराद है, बहुत जगह पे ना इस डिस्टेंस को आप रेडियस भी पढ़ोगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। रेडियस से मुराद या डिस्टेंस से मुराद वो, देखो यहाँ आर भी लिखा हुआ है, जैसे डी तो नहीं लिखा हुआ, हर बुक में आपको सेम ही नोटेशन मिलेगी आर, अमूमन हर बुक में। तो रेडियस यानी ये चार्ज जितने एक दूसरे से दूर होंगे, फॉर एग्जांपल अभी कितना दूर है। अच्छा एक बात याद रखना, चार्ज का जो डिस्टेंस है ना वो उनके सेंटर से मेजर हो रहा होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आर, ठीक है। जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस बढ़ेगा, देखो अगर चार्ज करीब होंगे ज़्यादा ट्रैक करेंगे एक दूसरे को, है ना। देखो डिस्टेंस कम है, फोर्स ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, देखो मेरे हाथ दोनों दूर दूर चलेगा, फोर्स कम लगेंगी, क्यों, क्योंकि फील्ड थोड़ी वीक हो जाएगी, दूर हो गए एक दूसरे से। तो ये बात याद रखना, क्लैरिटी में। अच्छा अब देखो ये डेरिवेशन आप कर चुके हो, जब आप दोनों स्टेटमेंट को यानी दोनों बातों को मिलाओगे, ये चार्ज वाली बात को और डिस्टेंस वाली बात को, तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी और एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट होता है कूलम कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट इन साइंटिस्ट के नाम पर ही है, इसकी वैल्यू देख लो 9 × 10⁻⁹। अच्छा अब कूलम कांस्टेंट खुद अपने आप में बराबर होता है k = 1/4 पाई E0। इसके ऊपर स्टडी आप हायर लेवल में जाके कर रहे होते हो, सही है। हायर लेवल से मुराद वाकई हायर लेवल होता है ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर आ जाओ, तो ये k की जगह पर आप ये भी लिख सकते हो आसानी के लिए, मतलब और बात को अच्छी तरह समझने के लिए। अब ये E0 क्या है, देखो 4 तो आपको पता है कांस्टेंट है, पाई आपको पता है, सर्कल में आपने पढ़ रखा है। E0 क्या है, E0 आपके पास है परमिटिविटी। अब ये एप्सिलॉन पढ़ते हैं, इसे एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलूट ज़ीरो, एप्सिलॉन ज़ीरो पढ़ रहे होता है। तो ये जो E0 है ना, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये होता है परमिटिविटी। लेकिन ये आगे जो नॉट लगाया हुआ है इन्होंने, ये जो ज़ीरो टाइप लगाया हुआ है, इस वजह से ये बन जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस से क्या मुराद है कि चार्जेस के दरमियान कुछ नहीं है, खाली स्पेस है, वैक्यूम है, एयर भी नहीं है, एयर भी हटा दो। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जब भी फ्री स्पेस कहते हैं ना, इसका मतलब है एयर भी नहीं है, एयर भी हटा देना, सही है। इस बात को क्लैरिटी में रखना। तो परमिटिविटी समझ में आ गई। अब परमिटिविटी का नया वर्ड आ गया। देखो परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ये होती है कि कोई मीडियम कितना ज़्यादा अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन को अपने अंदर से पास होने में। बात क्लैरिटी में। चलो कॉन्सेप्ट का फील लो। फॉर एग्जांपल अभी मैं हट जाता हूँ, दो चार्जेस रखे हुए हैं यहाँ पर आमने सामने, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन आपस में पास हो रही हैं। क्यों, क्योंकि कुछ भी नहीं है, खाली। अब मैं बीच में आ गया तो मैं मीडियम हो गया ना, तो अब मुझ में से फील्ड लाइन गुजर रही हैं, एक पीछे से और एक चार्जेस के आगे से। तो कितनी फील्ड लाइंस मुझ में से पास हो रही हैं, इस चीज़ को आप देखोगे परमिटिविटी में, और मैं कितना अलाउ कर रहा है मेरा जिस्म, कितनी पास होने दे रहा है। ठीक है, देखो इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ, ये नाउ नहीं है, हाउ है, ठीक है, थोड़ा साइज बड़ा कर लो। हाउ ईजीली अ मटेरियल अलाउ, कितना ईजीली मटेरियल अलाउ कर रहा है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू इट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे लगता है शुरू में समझाना चाहिए था मैंने आपको, लेकिन आप पहले से पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जो ये लाइंस निकल रही हैं चार्जेस में से, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी और भी डेफिनेशंस होती हैं, वो भी मैं बताता हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने से पहले ये देख लेते हैं। अच्छा अगर आप रिलेटिव परमिटिविटी की बात करो, यानी किसी मीडियम की परमिटिविटी, तो वो कैसे निकालोगे, ER E0। E0 तो हर जगह आपको कांस्टेंट मिलेगा, 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम का भी स्क्वायर। मीडियम की निकालनी है तो ER E0। E0 आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ER आपको पता है रिलेटिव परमिटिविटी है। चलो ये क्लैरिटी में आ गया। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो। देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास वैसे तो चार्जेस में से निकल रही होती हैं ये फील्ड, सही है, क्योंकि चार्जेस में आपके पास पता है एक फील्ड होती है, एक एरिया बनाता है वो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा और फील्ड लाइक समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी बोला जाता है ना, तो ये बात की जाती है एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया, अगर जिसके अंदर आप आ जाओ तो चार्ज आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। बात क्लियरिटी हुई। देखो कोई चीज़ कैसे किसी पे फोर्स लगा रही है, ये तो जादू नहीं हो गया कि ना कोई हाथ आ रहा है ना कोई पाँव आ रहा है फिर भी फोर्स लग रही है। आपके दिमाग में तो ये है ना, फोर्स लगाने का मतलब ये है कि हाथ मारो, मुक्का मारो तो ही फोर्स लगेगी।
लेकिन ये हो क्या रहा है कि ना चार्ज एक दूसरे से दूर दूर है, ना इस चार्ज से कोई हाथ आया ना इससे कोई हाथ आया, फिर भी इस चार्ज से इस चार्ज पे फोर्स लग रही है। क्यों लग रही है फोर्स? उसकी वजह यह है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक रीजन है जहाँ पर चार्ज अपने रीजन में अगर कोई और चार्ज आ जाए तो उस पर फोर्स लगाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का? कि एक ऐसा रीजन जहाँ पर चार्ज की फील्ड मौजूद है, अगर कोई और चार्ज उस चार्ज की फील्ड में आ जाए, रीजन में आ जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स अप्लाई हो जाएगी। देखो यहाँ पर यही बात थोड़ा और अलग तरीके से लिखी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट इन द रीजन। ये एक रीजन में एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, अब कोई मेरे रीजन में आ जाए तो क्या होगा, मेरे से अगर फील्ड निकल रही होगी तो उसको महसूस होगी। ये रीजन हो गया ना, एक लाइंस हो गई जो मुझ में से निकल रही हैं, जो किसी और को फील होंगी यानी फोर्स फील होगी ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज, और ये चार्ज के इर्द गिर्द होगी। ऐसा नहीं है कि चार्ज कहीं रखा हुआ है फील्ड कहीं और है, चार्ज के इर्द गिर्द होगी। अच्छा, अब जिस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उसे हम कहेंगे सोर्स चार्ज। फॉर एग्जांपल इस चार्ज से पॉजिटिव ले लो, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो ये हमारा सोर्स चार्ज है। सोर्स क्यों? क्योंकि इधर से हमें फील्ड आ रही है, इधर से फील्ड मिल रही है, इसमें से फील्ड निकल रही है। फॉर एग्जांपल जैसे गरम गरम चाय से धुआं निकल रहा होता है, इसी तरह पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होती है। द चार्ज ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द सोर्स चार्ज। क्लैरिटी में आ गई ये बात? अब आगे चलते हैं। अब यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आया होगा। अब इसको रिमूव करके मैं आगे आपको लिखवाता हूँ काम। तो स्टूडेंट अब जो है हम मज़ीद आगे चलते हैं। अच्छा, मज़ीद आगे जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक उधर लिखा हुआ था जो मुझसे मिस हो गया है, वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ज़रा इधर समझा देता हूँ। देखो भाई, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या होता है कि इसमें आप जो है ना डायरेक्शन बता रहे होते हो कि कौन सा चार्ज किस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, और साथ ही साथ आप डायरेक्शन को इधर ले आते हो। देखो इससे पहले डायरेक्शन पे बात नहीं हो रही थी, जस्ट एफ लिखा हुआ था, लेकिन वेक्टर फॉर्म में आपने देखा होगा फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ था, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, और बराबर में यहाँ पे लिखा हुआ था R12 और इस तरह से। तो याद रखना ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना R12, ये यूनिट वेक्टर है। ये क्या है? देखो इसके ऊपर लगा हुआ भी है कैप, तो ये यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन बता रहा है। क्या डायरेक्शन बता रहा है कि कौन सा चार्ज किस पे फोर्स लगा रहा है। देखो भाई, अगर दो लोगों में लड़ाई हो जाए तो आप ये देखते हो ना कि किसने किसको ज़्यादा मारा या किसने किस पे फोर्स लगाई, तो यहाँ भी तो देखना है ना। तो वेक्टर फॉर्म में क्या कर रहा है हम डायरेक्शन देख रहे हैं। अब ज़रा देखो यहाँ पर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास Q1 है, तो ये Q1 जो है वो इस पर फोर्स लगा रहा है, नेगेटिव कर लेते हैं, ठीक है। अब Q1 फोर्स अप्लाई कर रहा है Q2 पे, तो आप क्या लिखोगे 1 2। अब इस 1 2 से देखते ही समझ जाना कि फोर्स लग रही है Q1 से Q2 पर, सही है, घबराना मत। अच्छा, अगर मैं इसको ये लिख दूँ 2 1, तो 2 1 का मतलब क्या है कि ये Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पे। बात क्लियरिटी में, और फॉर्मूला ऐसे होगा, समझ गए ना वेक्टर फॉर्म। बस ये छोटा सा रह गया था जल्दी में, तो मैंने समझा दिया। इसको लिख लेना अपने पास, बल्कि ये लिख लेना नहीं, लिखा हुआ ही था, बस इसको समझ लो, ठीक है। अच्छा, अब चलो ये बात तो क्लियर हो गई, अब इसको आगे लेके चलते हैं। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली कैसे? क्योंकि देखो चार्ज आपको नज़र तो नहीं आता ना, फील होता है कि हैगा। फॉर एग्जांपल आपके पास स्केल है, उसको आप पीछे सर पे रब करो और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े उठाने की कोशिश करो तो वो कागज़ ऊपर उड़ जाता है। क्यों? फील्ड आ गई किसमें? स्केल के अंदर, जिस वजह से कागज़ अट्रैक्ट हो गया। लेकिन वो फील्ड है कितनी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कैसे निकालोगे? तो उसी के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिक याद रख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें टेस्ट चार्ज की ज़रूरत पड़ती है। टेस्ट चार्ज क्या करता है? ये हमें मदद करता है किसी भी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए। बहुत आसान बात कर रहा हूँ, चलो थोड़ा सा फील लेते हैं कॉन्सेप्ट का। देखो भाई, कोई ताकतवर है, कैसे पता करते हो आप? उससे फड्डा करके, है ना, जब भी पता चलता है वो कितना ताकतवर है। कहते हैं ना अभी पता चलेगा कितना पानी में है, तो यानी मैं उससे लड़ाई करूँगा या कुछ ऐसा करूँगा जिससे मुझे उसकी ताकत का पता चलेगा। तो अब अगर आप पता करना चाहते हो ना ये Q1 कितना पानी में है, यानी इसकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप इसके करीब एक टेस्ट चार्ज ले आओगे। टेस्ट चार्ज याद रखना वो चार्ज होता है जो इस्तेमाल होता है सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ये बात लिखी हुई है वहाँ पर।
चलो आज इसको और समझते हैं मज़े से कॉन्सेप्ट से। देखो भाई, किताबी बातें पढ़ेंगे मगर पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर करें ज़रा, बात तो समझ में आए हो क्या रहा है। ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। अब इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है मुझे नहीं पता कितनी है, मुझे नहीं पता, ये तो पता है लेकिन कितनी है, वैल्यू क्या है नहीं पता, क्योंकि हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अच्छा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव में रखते हैं, ये याद रखना, ये तो पिछले के लिए लगा बनाया था ना मैंने, यहाँ पॉजिटिव में रखते हैं। अच्छा पॉजिटिव में रख के इसकी फील्ड के अंदर ले आते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इसकी फील्ड के अंदर ले आते हैं। जब हम इसकी फील्ड के अंदर ले आते हैं तो हम चेक करते हैं कि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस कर रही है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, वो जो पीछे कूलम्स लॉ पढ़ा था आपने, देखो ये रहा, ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला था, सही है। ये क्यू नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देख लो, एफ अपॉन क्यू नॉट, याद रखना एफ अपॉन क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट होता है ना वो आपके पास होता है न्यूटन पर कूलम। तो हम क्या करते हैं, इस क्यू नॉट को इस एफ के नीचे लाके डिवाइड करा देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, इस क्यू नॉट को यहाँ लाके डिवाइड कराते हैं, तो नाउ इट इज़ बिकम इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, कैसे आई, टेस्ट चार्ज था तो आई ना, अगर ये टेस्ट चार्ज होता ही नहीं तो फिर ये कैसे आता, पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर ये आपके पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, जो कि टेस्ट चार्ज को फील हो रही थी। तो बात आई ना समझ में। अब आग कितनी गर्म है कैसे चेक करते हो, कितना ज़्यादा जो है वो चूल्हे में से फ्लेम आ रही है, हाथ करीब ले जाके ना, तो यहाँ भी वही हो रहा है। बात क्लियर हो गई। चल अब मुझे फील आ गई है कि आपको फील आ गई है। अब यहाँ देखो ज़रा, थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ लेता है। टू ऑब्जर्व द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज, यकीन मानो मज़ा आता है जब बात समझ में आ जाए ना, और वही जो बात हमें समझ में आई हो वो लिखी हुई भी हो, तो फील आ जाता है कि हाँ मज़ा आ गया पढ़ने में। टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व यानी पता करना है, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है सोर्स चार्ज की। अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होगा, विच इज़ नोन एज टेस्ट चार्ज। इसको हम इसकी फील्ड में लाएंगे, फिर हम फोर्स कूलम फोर्स को लगाएंगे, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हमारा काम, फिर हमारे को बात समझ आ जाएगी। अब आओ इधर आओ ज़रा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। अच्छा अब पॉइंट चार्ज पर भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ना, पॉइंट चार्ज को भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है ना, उसकी भी तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना। देखो ये लिखा हुआ है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल, इसकी बात हो रही है। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू एज अ सोर्स। अच्छा इसको हमने सोर्स लिया और इसे सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज कह के बुलाएंगे, इसको लिया टेस्ट चार्ज, जिससे हमने पता कर लिया। बात क्लियरिटी में हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा देखो ये तो एक है ना, एक था तो ये फॉर्मूला तो वैलिड है, बिल्कुल सही है, मगर इस तरह के 5-6 चार्ज आ जाएं तो चलो यहाँ फिर एक काम करते ना, इसमें बहुत सारे चार्ज आ जाए, अब क्या करोगे, अब भी तो पता करनी है ना। तो अब आपके पास क्या होगा, अलग अलग पता करोगे, सारों की फील्ड अलग अलग पता करोगे और टोटल निकालने के लिए उनको ऐड कर दोगे। फॉर एग्जांपल चलो इसको आसान बनाते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का फील ले लेते हैं ना। समझो यहाँ पर एक और चार्ज है पॉजिटिव में, वो इसके ऊपर फील्ड लगा रहा होगा, इससे ये निकाल, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड आई या इन दोनों के दरमियान फोर्स आई F1, इसके और इसके दरमियान फोर्स आई F2, इसी तरह तीसरा चार्ज, चौथा चार्ज, पांचवा चार्ज भी ले आओ। अब टोटल फोर्स क्या आ रही है, उसको करने के लिए जितनी भी फोर्सेस आई हैं उन्हें ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल आपको एक चाचू ने दी ईदी 100 रुपये, एक चाचू ने दी 200 रुपये, एक चाचू ने दी 1000 रुपये, एक चाचू ने 10,000 रुपये दे दी, टोटल कितनी मिली सबको ऐड करोगे ना। तो जो जो छोटी छोटी फोर्सेस आ रही हैं या जो जो फोर्सेस आ रही हैं उन सबको ऐड करके टोटल इफेक्ट क्या है वो निकाल लोगे, और इसी तरह फील्ड वो भी ऐड करके निकाल सकते हो। बात क्लियर हो गई। अच्छा इलेक्ट्रिक डायपोल, बहुत आसान, बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त टॉपिक। डायपोल, देखो डायपोल, डाई दो, पोल यानी दो चीज़ों की वजह से ये आ रहा है। डाई का मतलब क्या होता है, दो, तो समझ लो दो चार्जेस होंगे। पोल एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, मगर सेम मैग्नीट्यूड के। जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट आएगा। बात बहुत आसान कर रहा हूँ मैं, हार्ड नहीं कर रहा। एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, मगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं। देखो ये दोनों हैं तो रेड और ब्लू मार्कर, सॉरी ब्लैक और ब्लू मार्कर, मगर सेम कंपनी के, सेम मटेरियल के ही बने हुए होंगे। इंक अलग अलग होगी लेकिन सेम होगा। तो यहाँ भी यही हो रहा है, आपके पास दो चार्जेस है सेम मैग्नीट्यूड के। फॉर एग्जांपल
इसका मैग्नीट्यूड भी 1 कूलम होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 कूलम होगा, सेम मैग्नीट्यूड के। बस फ़र्क क्या होगा, अपोजिट इन नेचर होंगे, एक पॉजिटिव भाई एक नेगेटिव भाई, और इनका दरमियान का डिस्टेंस आर होगा। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल अगर कोई पूछ ले तो क्या बताओगे, सेम चार्जेस, सेम मैग्नीट्यूड के 2 चार्जेस, मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड सेम उसका भी सेम, मगर अपोजिट इन नेचर, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको इक्वल करके मैं नहीं लिख सकता क्योंकि एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, सही। ये बात लिखना गलत होगी, ये बात लिखना गलत होगी। उसकी वजह यह है कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसलिए ये नहीं लिख सकते। नेगेटिव अलग बात होती है, पॉजिटिव अलग बात होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल, देखो इक्वल का वर्ड आ गया, अपोजिट। अपोजिट के वर्ड से मुराद क्या है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ लिख लेना अपोजिट और उसके आगे ब्रैकेट में नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। देख लो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, बात क्लियर हो गई। अच्छा भाइयों और बहनों, अच्छा डायपोल मिटा देता हूँ, इसको समझ लो। अब ये क्या कह रहा है, ये देखो जरा इधर क्या कह रहा है। अच्छा चलो ये रिमूव हो गया, अब आओ इधर। अब इधर क्या कह रहे हैं, देखो इसको समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू 2 चार्जेस। देखो वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, मगर कहाँ पर आ रही है, इस पॉइंट पर आ रही है, इस पॉइंट पर आ रही है। तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। अब यही चीज़ इन दोनों चार्जेस की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना, वो आपने कैलकुलेट करना है इस टॉपिक के मुताबिक, ठीक है। अच्छा अब ये डेरिवेशन है, बहुत बड़ी डेरिवेशन है। आई थिंक इस चैप्टर की, इस बुक की, फर्स्ट ईयर की बुक की सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट बिगेस्ट डेरिवेशन है। तो वो तो मैं नहीं कराऊंगा, वो मैं करा चुका हूँ जब आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। तो हमने डेरिवेशन करके ये फार्मूला ड्राइव किया था। ये P जो है वो डायपोल का बता रहा है, ये Y जो है वो डिस्टेंस का बता रहा है, जो कि ये वाला होगा, ये वाला डिस्टेंस, और फिर वो कांस्टेंट 4 पाई ई नॉट। तो ये वर्डिंग पढ़ लो ज़रा इसकी। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, पेयर 2 मगर अपोजिट, मगर इक्वल भी हैं, चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेट करा हुआ है, अलग अलग करा हुआ है, स्मॉल डिस्टेंस है, फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहा है। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डायपोल एट पॉइंट सी। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इन डायपोल की वजह से पॉइंट सी पर, तो वो आपको इधर बताना है, ठीक है। तो आई होप आपकी मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम जो है वो आगे चलते हैं और कुछ अपने अच्छे से टॉपिक पढ़ते हैं और इसको भी समझते हैं। चलो बात समझ आ गई ना। अब जो है वो आगे के टॉपिक भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पता करते हैं, और साथ ही साथ जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स, इसको भी देखते हैं। चलो आओ करते हैं ना। देखो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि कितनी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं एरिया में से, इनका जो प्रोडक्ट होता है ना वो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। समझ में आई बात? देखो समझ नहीं आई होगी, कॉन्सेप्ट नहीं आया होगा। देखो ये मेरे पास एरिया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने चार्ज रख दिया, ये एरिया है, यहाँ पर मैंने चार्ज रखा हुआ है। तो इस चार्ज में से क्या निकल रही होंगी, और ये पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज में से निकल रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास होंगी। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द वेक्टर एरिया। देखो वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट याद रखना, मैं यहाँ भी बना देता हूँ ताकि बात और अच्छी समझ में आ जाए। देखो भाई ये आपके पास एक प्लेन है, ये आपके पास एक पेपर है, तो ये जो है ना ये आपके पास एरिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे समझ नहीं आ रही होगी बात, अब समझ में आएगी ज़्यादा। अच्छा देखो आपके पास ये पेपर इस तरह से रख दिया, मैंने लिटा के रख दिया, तो ये वेक्टर एरिया किस तरफ बनेगा, वेक्टर एरिया ऊपर की तरफ बनेगा, सही है। देखो मैं इधर से बताता हूँ। देखो ये तो आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा,
देखो ये आपके पास पेपर है, ये आप कॉपी है, यूं कर कर वेक्टर एरिया बन जाए। कॉपी यूं करोगे वेक्टर एरिया यूं मूव कर जाएगा, कॉपी यूं करोगे वेक्टर एरिया ऊपर आ जाएगा, यूं करोगे इस तरफ आ जाएगा, यूं करोगे इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे बनाया है, लेकिन वो 2D में नज़र आ रहा है आपको, 3D में ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा जैसा मैंने बना के दिखाया। अब ज़रा इसका कॉन्सेप्ट ना देख के समझो, वरना मज़ा नहीं आएगा बाद में। देखो ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, सही है। सामने आपने पेपर रखा हुआ था, सामने ही आपने पेपर रखा हुआ था। पेपर को थोड़ा सा हम टिल करके रखते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। सामने आपने पेपर रखा हुआ था, तो ये जो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ ये वेक्टर एरिया हो गया, यानी पेपर किस डायरेक्शन में, पेपर सामने की तरफ है। अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं ये इसमें से पास हो रही हैं। अब जितनी लाइंस पास हो रही हैं इसी को हम फ्लक्स कहते हैं। ये जो एरिया है ए और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लोगे तो आपके पास बनेगा फाई, और ई लिख देना क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। तो ई डॉट ए ये आपके पास क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर्स को आपने मिलाया तो ये बना है। समझ में आ गया? तो यही देखो ये लिखा हुआ है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, ये थोड़ी किताबी लिखी हुई है, लेकिन इसको मैंने ईजी करके यहाँ लिख दिया है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट आपके पास बनता है एक स्केलर क्वांटिटी जो कि है फ्लक्स। याद रखना, इट इज स्केलर, ये बात याद रखना। आप ये बहुत बार पढ़ चुके हो, यहाँ पे देख भी लिया आपने कि दो वेक्टर क्वांटिटी मिली तो ये बने, सही है। अच्छा देखो, अब इसको थोड़ा सा आसान डेफिनेशन से समझो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, या वेक्टर एरिया भी लिख सकते हो। यहाँ लिख लो वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं एरिया में से, ये आपके पास फ्लक्स होता है। अब फ्लक्स ज़ीरो कैसे हो सकता है? देखो भाई, डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट हटाओगे तो कॉस खुलेगा, ई ए कॉस थीटा, सही है। अब फ्लक्स नेगेटिव कब होगा? ये देखो, देखो आपका वेक्टर एरिया है इस तरफ, आपका वेक्टर एरिया है इस तरफ, मेरे उल्टे हाथ की तरफ, सही है। और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पास हो रही है इस तरफ, दूसरी तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, है ना। देखो इस तरह नज़र आ रहा है, देखो इस तरह नज़र आ रहा है। ये ब्लैक वाला वेक्टर एरिया है, देखो ये ब्लैक वाला वेक्टर एरिया है और ये ब्लू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो वेक्टर एरिया उस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एंटी पैरेलल। तो इस सिचुएशन में जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव फ्लक्स होगा। तो अच्छा, अब ज़रा इक्वेशन से देख लेते हैं, इधर मैं बना भी देता हूँ आपको। अब इसी चीज़ को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है और आपके पास एरिया उस तरफ जा रहा है, तो एंगल कितना बना, 180 का। थीटा क्या आया आपके पास, 180। यहाँ रख लो फॉर्मूला, देखो इस सिंबल को बोलते हैं फाई, ई ए कॉस 180। कॉस 180 वी ऑल नो -1 के बराबर होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया नेगेटिव फ्लक्स। ये पूछ लिया जाता है अक्सर बहुत ज़्यादा। अब ज़ीरो फ्लक्स कब होगा? देखो ज़ीरो फ्लक्स कब होगा, आपका वेक्टर एरिया यूँ है, ऊपर की तरफ है, परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ गुजर गई ऊपर से, सरफेस के ऊपर से। देखो आपका वेक्टर एरिया यूँ है, इस डायरेक्शन में है, सही है। देखो इस डायरेक्शन में, वैसे मुश्किल है पकड़ना, इस डायरेक्शन में है, नज़र आ रहा है। देखो वेक्टर एरिया आपका ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ गुजर गई, तो आपका एरिया क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो इस तरह, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 का। तो ये आपके पास एक ज़ीरो फ्लक्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये आपने पेज को ना यूँ रखना था ना, यूँ रखते तो ज़्यादा से ज़्यादा गुजरती, आपने यूँ कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझो यहाँ से नहीं गुजर रही, यूँ नीचे से निकल गई, यहाँ से निकल गई, तो वो गुजर ही नहीं पा रही पेज में से। जब इसमें से गुजर ही नहीं रही तो फ्लक्स कहाँ से आएगा, सही है। इसको ज़रा मैं बना के भी दिखा देता हूँ।
ये आपका पेपर है जो कि आपने परपेंडिकुलर रख दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूं आ रही है, यहाँ से यूं करके आ रही है, तो ये 90 का एंगल आया। तो थीटा जब आप 90 रखोगे और उसे कॉस में डालोगे तो वी ऑल नो कि ये ज़ीरो कर देगा उसे। ये ज़रूर लिख लेना, ठीक है। 90 तो कॉस 90 इक्वल टू 0, तो ज़ीरो, ये ज़ीरो फ्लक्स आ गया। अच्छा, अब मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा? मैक्सिमम फ्लक्स जब होगा जब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। देखो, इस डायरेक्शन में आपके पास है वेक्टर एरिया और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो दोनों एक दूसरे के क्या आया था? पैरेलल आ गए थे। बात समझ आई? सही है। देखो, जिस डायरेक्शन में एरिया है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एंगल क्या आया? ज़ीरो। पैरेलल होता तो ज़ीरो, तो ई ए कॉस ज़ीरो, तो ई कॉस ज़ीरो हम सब जानते हैं वन के बराबर होता है। कॉस ज़ीरो इक्वल टू 1 और कॉस 90 इक्वल टू 0। यहाँ लिख दिया था मैंने, कॉस 180 इक्वल टू -1। तो ये आ गया आपके पास ई ए -1 नहीं 1, ठीक है। तो ये जस्ट फार्मूला ड्राइव होकर आया ई ए, ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। देखो, ऐसा कहीं नहीं आ रहा था ना, यहाँ नेगेटिव में आया, देखो यहाँ ज़ीरो आया, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिल गई आपको। तो ये हो गया आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स। अब आ जाओ, आगे चलता है। अब देखो, तसव्वुर करो आपका चार्ज इसके अंदर बंद है। अब आपको ये सर्कल नज़र आएगा और ये आएगा ही सर्कल नज़र। उसकी वजह ये कि 2D है, 2D यानी सिर्फ 2 डायमेंशन है। 3D होता तो स्पेयर नज़र आता। सही है। अगर आप 2D में बनाओगे तो वो सर्कल हो जाएगा, 3D में बनाओगे तो वो स्पेयर हो जाएगा। तो ये समझो एक स्पेयर है, सर्कल नहीं समझना है, इसे स्पेयर समझना। 3D यहाँ लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर मौजूद है एक चार्ज, और जब चार्ज मौजूद है वो भी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इससे बाहर की तरफ निकलेगी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इससे स्पेयर से बाहर की तरफ निकल रही है तो क्या हो रहा है? एक एरिया में से आपके पास क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो ये क्या बनता है आपके पास? फ्लक्स। जैसे यहाँ पढ़ा ना, वहाँ पर पेपर था, यहाँ पर वो हो गया आपके पास, क्या कहते हैं? स्पेयर हो गया। अब देखो, मज़े की बात देखो, अब कैसे पता करोगे फ्लक्स? क्योंकि देखो, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में निकल रही है फील्ड आपके पास। ये समझ लो स्ट्रेट लाइन में गुजर रही है फील्ड, ऐसे भी ले सकते हो इसको चाहो तो। ऐसे अगर समझने में मुश्किल हो रही है तो ऐसे ले लो, ठीक है, ऐसे ले लो, ऐसे समझने में और आसानी हो जाएगी। समझो, ये आपके पास है एक स्फीयर, इसमें से फील्ड निकल रही है, फील्ड गुजर रही है, इस तरह फील्ड गुजर रही है। अब मैं यहाँ बोलता हूँ कि फ्लक्स निकालो, तो कैसे निकालोगे? आपको ये जो एरिया है ना स्फीयर का, इसको छोटे छोटे हिस्सों में और सरफेस पे निकालना है। फ्लक्स याद रखना, इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दोगे? तो एक स्फीयर जो है वो फ्लैट हो जाएगा। देखो, एक बहुत बड़ी लेंथ है, स्ट्रेट लाइन में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक कर्व है, ये देखो, एक कर्व है। अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ दूं और इसको यूँ जूम करूं तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो इसी वजह से छोटे छोटे एरिया में तोड़ें ताकि स्ट्रेट हो जाए, एरिया स्ट्रेट बन जाए, कर्व के बजाय कर्व खत्म हो जाए। ठीक है, तो मैं छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दूंगा, इसी तरह तोड़ता रहूँगा, यहाँ और n नंबर तक तोड़ दूंगा। अब वो n की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन n नंबर तक मैंने तोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा? पहले A1 से जो फ्लक्स है वो निकालूंगा, फिर A2 से, A3 से, A4, फिर AN से, उन सबको ऐड कर दूंगा तो टोटल फ्लक्स मेरे पास आ जाएगा स्पेयर में, जो है स्पेयर के एरिया से जो हो रहा है। सही है। तो देखो, A1 निकालने का फॉर्मूला ये रहा, ये T लिख लो यहाँ। A2 निकालने का फॉर्मूला ये रहा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ये E जो है ना ये कांस्टेंट है, इसमें चेंजेस नहीं आ रही, और ये E3 भी कांस्टेंट है, EN भी कांस्टेंट है। E कांस्टेंट है जब इसको इस तरह लिखा गया है। अब देखो,
इसको कैसे लिखा जा सकता है, A1 A2 A3 समीशन करके, क्योंकि देखो ना ऐड हो रहा है A1, ई को कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा डेल्टा A1, डेल्टा भी लगा लो क्योंकि छोटा सा एरिया थोड़ा ना, इसलिए डेल्टा भी लगा लो। देखो ई को कॉमन निकाल लो तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, इसको समीशन करके लिख सकते हैं ना। तो ये बताएगा हमें 1 से शुरू करो और n तक जाओ, n कहाँ तक, 10 तक चले जाओ, यहाँ 100 तक चले जाओ। तो इसी तरह से A1 A2 A3 A4 A5 A6 100 तक लिखना पड़ेगा आपको। इससे अच्छा ये समीशन कर लो। अब इससे भी ज़्यादा अच्छा होता है इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन करने के लिए हमें वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती है, या इंटीग्रेशन आपको पढ़ानी पड़ती है, क्योंकि नहीं पढ़ाई। इंटीग्रेशन भी लग सकती है इस पर। समझ में आई ना बात, क्लियर हो गया ना मैंने क्या समझाया, उसको याद रखना। अब इसी चीज़ को देखो पढ़ भी लो। फर्स्ट वी डिवाइड द स्फीयर सरफेस, सरफेस को डिवाइड किया मैंने, स्फीयर को नहीं डिवाइड किया। स्फीयर सरफेस इनटू स्मॉल एरिया फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस। देखो बात क्लियर हो गई है। अच्छा अब आ जाओ, अब पढ़ते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल यानी एनर्जी, डिफरेंस यानी फ़र्क। यहाँ पर एनर्जी कम है, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है। जब कम और ज़्यादा एनर्जी को आप माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा, एक डिफरेंस। आओ यहाँ दिखाता हूँ, है तो इलेक्ट्रिक। देखो जब भी कोई फील्ड होती है ना, उस फील्ड में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई चीज़ आ रही है, मूव कर रही है, तो वो डिफरेंस की वजह से मूव कर रही है। थोड़ा और अच्छा समझाता हूँ। देखो समझो यहाँ पर आपके पास एक एनर्जी मौजूद है जो कि 2 जूल है, यहाँ पर आपके पास एनर्जी 6 जूल है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो क्या हो गया, 4 जूल। 6 - 2 तो 4 जूल। यानी क्या है, पोटेंशियल में डिफरेंस है, एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है। कोई भी चीज़ एनर्जी के डिफरेंस की वजह से मूव करती है। फॉर एग्जांपल पानी ऊपर से नीचे क्यों, मतलब आप कोई चीज़ पानी में नीचे डाल दो डेप्थ में, वो ऊपर क्यों आ जाती है, क्योंकि नीचे प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो चीज़ जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे चली जाती है। इसी तरह से अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊँ, मतलब किसी चीज़ को ऊपर ले जाऊँ, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, नीचे कम है, तो हमारे पास क्या होगा, कोई चीज़ हाई पोटेंशियल से लो पर आ जाएगी। मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो लो पोटेंशियल से हाई पे जा रही है। अब उसकी वजह है, ठीक है, उसकी वजह क्या है कि हम इस पर वर्क करा रहे हैं। देखो यहाँ तक आप कोई चीज़ लेके आए, वो खुद ही तो नहीं आई होगी ना, आपने नीचे से ऊपर लेके गए होगे ना। तो अब कितना वर्क कराना पड़ेगा, उतना वर्क कराना पड़ेगा जितना पोटेंशियल में डिफरेंस है। सही है। तो आपके पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अब पॉजिटिव टू पॉजिटिव रिपल्जन होती है, ये तो हमें पता है अच्छी तरह से। अब मैंने इसको यहाँ से उठाया A से, अब A2 में ले गया। अब यहाँ क्या हो रही होगी, रिपल्जन, यानी आपने वर्क तो करा दिया और यहाँ पर ले भी आए पॉजिटिव चार्ज को, मगर यहाँ आके चार्ज रुका नहीं रहेगा। जैसे ही आप जिस चीज़ से वर्क करा रहे हो या जिस चीज़ से आपने इस चार्ज को यहाँ पे रोका हुआ है B पॉइंट पे, वो हटाओगे, ये फ़ौरन यहाँ पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि रिपल्जन है, पोटेंशियल में डिफरेंस है। तो इस चीज़ को याद रखो कि इस वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इसमें, कि यहाँ एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब बुक की डेफिनेशन कुछ इस तरह की है। अब मैंने बताया ना, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही आपको वर्क कराना पड़ेगा ताकि वो ओवरकम हो जाए। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर थे आप 2 पे थे, आपने 4 जूल का वर्क करा दिया तो आप 6 जूल पे चले गए आप। सही है, लेकिन ये एनर्जी अब इसमें स्टोर हो गई है, आपने फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया है। याद रखना, जब भी आप फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हो ना, तो एनर्जी हो जाती है स्टोर, ENERGY, एनर्जी स्टोर। समझ में आ रहा है, यहाँ मैंने एनर्जी स्टोर लिखा है यार, होगा तो समझ में। क्यों एनर्जी स्टोर हो जाती है, क्योंकि आप किसी फील्ड के अगेंस्ट काम करते हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी खड़ा हूँ 3रे फ्लोर पे, अगर मैं 4थे फ्लोर पे चला जाऊँ और वहाँ से कूद जाऊँ तो क्यों नीचे क्यों गिर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वर्क करके ऊपर आया था मैं। अब मैं जब कूद रहा हूँ तो ऊपर जो है 4थे फ्लोर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो नीचे ले आती है हमें, तो मैं ऊपर तो चला गया लेकिन एनर्जी स्टोर हो गई। अब नीचे गिरने के बाद काम खत्म। तो इसीलिए ध्यान से, इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, आपने वर्क किया चार्ज के ऊपर। टू मूव अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान मूव कराया A से B की तरफ। क्यों, पोटेंशियल का डिफरेंस।
चलो अब ये हो गए, अब आगे के कुछ 2 छोटे से टॉपिक्स हैं उसे भी पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हम अपने आखिर के कुछ 2 टॉपिक पढ़ लेते हैं और उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब वीडियो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा देखो, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें क्या करना है, हमें ना इस रिलेशन को ड्राइव करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का आपस में क्या रिलेशन होता है, हमने ये ड्राइव करना है। तो इसको ड्राइव करने के लिए आपने क्या करना होगा कि आपने सबसे पहले ना एक टेस्ट चार्ज लेना होगा। देखो मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया और एक सोर्स चार्ज लिया, सही है। टेस्ट चार्ज को मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेकर आया। जब मैं ए से बी पे लाया तो मेरे पास क्या हुआ, फील्ड में डिफरेंस आएगा और पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और ज़रा मैं इसे बताता हूँ। देखो याद रखना, बस कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर कर लो और फील ले लो कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन पता करना है तो आपको एक सोर्स चार्ज लेना होगा और एक टेस्ट चार्ज लेना होगा। और टेस्ट चार्ज को जो है ना वो ए पॉइंट से बी पे मूव कराना होगा, फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलो। अब देखो ये इधर था, फॉर एग्जांपल मैं इसको मूव करा कर इधर ले आया, इस पॉइंट पे ले आया। तो देखो टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना था, टोटल डिस्टेंस मेरे पास समझ लो r था। ठीक है, टोटल डिस्टेंस मेरे पास जो है वो r था, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास r था। अच्छा अब मैंने क्या किया, मैंने जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकाला, जो कि मेरे पास क्या हुआ, RB हुआ। अगर मैं R में से माइनस करा दूँ RB को तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। ऐसा है या नहीं है? देखो टोटल डिस्टेंस मेरे पास R है, अगर मैं से R में से माइनस करा दूँ RB को तो मेरे पास डेल्टा R किसके बराबर आएगा, R माइनस RB। तो मेरे पास यहाँ पर डेल्टा R आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। अब आपके पास, आपको ये बात तो अच्छी तरीके से पता है कि फील्ड इस तरफ होगी, है ना। तो यहाँ पर फील्ड क्या होगी, वीक होगी, और यहाँ पर फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। यानी आप यहाँ से लेकर जब यहाँ पर आना चाह रहे हो, यानी वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड में जाना चाह रहे हो, तो आपको कराना पड़ेगा वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या है, W = F.R। ये बात याद है ना आप लोगों को अच्छी तरह से। देखो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके सामने है। यहाँ पे फील्ड वीक है क्योंकि आप पॉइंट चार्ज से दूर हो, सोर्स चार्ज से दूर हो। यहाँ पर फील्ड ज़्यादा है बी पॉइंट पर, क्यों, क्योंकि आप सोर्स चार्ज के करीब आ गए। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो अब आपका फॉर्मूला क्या बना, W = F, फोर्स लगानी पड़ेगी, और डेल्टा R आपने कवर कर लिया, सक्सेसफुली आपने कवर करा। अब यहाँ वर्क भी डेल्टा आएगा, क्यों, क्योंकि आपने इतने हिस्से के लिए वर्क कैलकुलेट किया है। अब फोर्स का फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या पढ़ा है, फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा कि E/Q0, यही पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था ना। तो फोर्स किसके बराबर हो गई, फोर्स यहाँ पर आपके पास बराबर आ गई। अच्छा अब वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर था, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर था आपके पास W/Q0। ऐसा था या नहीं, ये दोनों फॉर्मूले अभी हमने पीछे पढ़ कर आए हैं। अच्छा अब आपको क्या चाहिए, W चाहिए, तो W आपने सेट करा लिया, तो U/Q0 हो गया, सही है। अब इधर पुट कर दो लाके, वर्क किसके बराबर है, डेल्टा W किसके बराबर है, डेल्टा W आपके पास बराबर है। अच्छा अगर ये डेल्टा W है तो ये डेल्टा V होगा। अच्छा देखो डेल्टा W आपके पास बराबर है डेल्टा U और Q0। अच्छा फोर्स किसके बराबर है आपके पास, फोर्स बराबर है आपके पास E और Q0, ठीक है, और डेल्टा R। सही है, यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई। यहाँ तक कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो आपको समझ में ना आए। अच्छा एक हम गलती कर रहे हैं, हम फॉर्मूला ना उल्टा लिख रहे हैं, और वो उल्टा ऐसा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है फोर्स/Q0 के। आप लोगों के भी दिमाग में शायद ये बात आ गई होगी। तो फोर्स हमारे पास किसके बराबर है, E और Q0 के। सही, अब सही हो गया, वरना तो वो दोनों आपस में ऐड हो जाते। अब सही है, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया था, फोर्स बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है फोर्स/E0 के, सही है। तो देखो ये E0
ई नॉट से आपके पास हो गया कैंसल। तो ये क्या आ गया आपका, ई आपके पास आ गया, इस डेल्टा आर को उधर ले जाओ। अब एक चीज़ और देखो, फील्ड आपकी थी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया इस तरफ, तो एंगल कितने का बना, 180 का, है ना। तो साइन क्या आ जाएगी डेल्टा आर के साथ, नेगेटिव। तो यहाँ पर आपके पास फाइनल ड्राइव हुआ E इज इक्वल टू, अच्छा इसे चाहो तो V भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। ये लो, ये हमारा फाइनल है। सही है, बात समझ आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये मैंने कैसे किया। ये चीज़ हमने पीछे पढ़ी पोटेंशियल डिफरेंस में, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ी, इन दोनों को वर्क में लाके पुट किया, हमारे पास ये चीज़ आ गई। सही है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के, मगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। और ऐसी बात है, जितना दूर जाते रहोगे कम होता रहेगा। सही है, चलो अब हम आगे चलते हैं और मज़ीद टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। अब हमारे पास जो है ना हमारा लास्ट टॉपिक है, और उस लास्ट टॉपिक को भी हम देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। अच्छा, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज। देखो, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ रहा है, ये आपने ड्राइव करना है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग अ पॉइंट चार्ज एज अ सोर्स चार्ज। दिस चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल सराउंडिंग। अच्छा, अब मैं इसे बता देता हूँ कि ये है क्या, ताकि आपको ना बात समझ आ जाए, क्योंकि अभी तक ये बात समझ आई नहीं होगी आप लोगों को। देखो भाई, बेसिकली हमें ना एक फार्मूला ड्राइव करना है। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वो फार्मूला है हमारे पास v इज़ इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट क्यू अपॉन आर। ये फार्मूला आपने इस ब्रैकेट कर लो, ये फार्मूला आपने ड्राइव करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। समझो, देखो आपके पास ये एक पॉइंट चार्ज है, अब इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये आपने जो है वो कैलकुलेट कर कर बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन वही काम, एक टेस्ट चार्ज लेंगे, यही डायग्राम है। इस टेस्ट चार्ज को ए से बी मूव कराएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब वैसे ये भी शायद मुझे आपको निकाल के दिखाना ही पड़ेगा कि ये कैसे निकल रहा है, वरना आप लोगों को थोड़ा समझने में जो है ना मुश्किल होगी। अब देखो, ये चीज़ निकालनी है आपने ये चीज़ निकालनी है, ये चीज़ निकालनी है। तो हमने सबसे पहले फार्मूला इस्तेमाल किया इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो उस पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की जो वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसका फार्मूला इस्तेमाल किया। अब इसका फार्मूला क्या होगा, हमने पीछे ही ड्राइव किया था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फील्ड क्या निकाला, ये रहा, अभी थोड़ी देर पहले निकाला, ये रहा। तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्या हुआ, अच्छा माइनस हटा दो, ये तो माइनस सिर्फ हमने ये बताने के लिए लिया है कि भाई अगर मैं करीब आ रहा हूँ या दूर जा रहा हूँ तो क्या इफेक्ट होगा चार्ज के। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इज इक्वल टू, अच्छा एक काम और भी कर सकते हो, इसे डेल्टा आर से जस्ट आर लिख लो, और इसे वी से, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है ना, तो आप ये ऐसे लिख सकते हो कि वी और आर। सही है, तो ये v अपॉन, एक मिनट, v अपॉन आर आ गया आपके पास, और e की जगह क्या आ गया, v अपॉन आर, और 1/4 पाई ई नॉट हो गया, और q अपॉन आर का स्क्वायर। ये r यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ यहाँ r डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, और आर, एक आर से एक कैंसिल हुआ तो जस्ट फॉर्मूला आया 1/4 पाई ई नॉट क्यू अपॉन आर। देखो इसकी मैंने डायग्राम तो नहीं बनाई है, लेकिन आप बुक में इसकी डायग्राम को देख के अच्छी तरह समझ सकते हो बात को। उसकी वजह ये कि ई कैट है तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी हमें डायग्राम की तरफ जाने की। तो ये तो यहाँ हमारा टॉपिक क्लियर हो गया
जहाँ हमारा काम ख़त्म हो गया। तो मैं काफ़ी डिटेल में आपको लेके गया सिर्फ इस टॉपिक के अलावा बाकी मैं तो मैंने डिटेल्स दी हैं, क्योंकि फिर इसमें अलग टाइम लग जाता डायग्राम वगैरह में, इसलिए। तो अगर कुछ ना समझ में आया पूछ लेना, मैं गाइड ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। इस लेक्चर्स के नोट्स बना के मुझे ज़रूर भेज देना मेरे व्हाट्सएप पर, ताकि मैं चेक कर सकूँ आपको कितना फ़ायदा हुआ इस लेक्चर से। कुछ ना समझ में आप पूछिएगा, ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए।